किसी भी बड़े साम्राज्य के लिए गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे अगर हम आज की डेट में देखते हैं कि भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, तो यहाँ पर भी बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, जैसे आईबी है, या अगर हम कहें कि रॉ है। ये आईबी और रॉ क्या करती हैं? सूचनाओं के संकलन का काम करती हैं, लोगों पर नज़र रखती हैं, पास पड़ोस के मुल्कों पर नज़र रखती हैं, कौन सी गतिविधियाँ हो रही हैं, इसकी सूचना जो है देती हैं और उसके आधार पर जो है एक्शन लिया जाता है। तो क्या अगर हम बात करते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य था, जो मौर्य साम्राज्य में इस तरह की एजेंसियां हुआ करती थीं, तो मैं अगर कहूँ इनसे भी बढ़कर, इनसे भी एडवांस एजेंसियां हुआ करती थीं, तो आपको बहुत सरप्राइज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मौर्य साम्राज्य में एक तरह से देखें कि बहुत सारे गुप्तचर हुआ करते थे, और ये गुप्तचर जो है हर वक्त जो है राजा को आसपास की गतिविधियों से अवगत कराते रहते थे। जो स्पेशल जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हुआ करते थे, वो मंत्रिण कहलाते थे। इन मंत्रिण को जो है ये सूचनाएं दी जाती थी और इसके आधार पर जो है एक्शन लिया जाता था। तो देखते हैं गुप्तचर व्यवस्था को मौर्य प्रशासन के अंतर्गत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, कंप्लीट मैं करूंगा पूरा मौर्य साम्राज्य। ये लास्ट वीडियो है। मौर्य साम्राज्य लगभग 5-6 वीडियो में आपका कंप्लीट हो चुका है और ये लास्ट वीडियो है। तो जैसा मैंने बोला था वो आपके सामने प्रस्तुत है। तो शुरुआत करते हैं गुप्तचर व्यवस्था की। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट टर्म क्या हो गया कि भाई गुप्तचरों को जो है अर्थशास्त्र में गुप्तचर न करके गूढ़ पुरुष कहा गया है। गूढ़ पुरुष मतलब क्या है? रहस्य। गूढ़ मतलब क्या होता है? रहस्य एक तरह से हो गया, गूढ़ पुरुष कहा गया है। इसके अलावा अशोक के अभिलेख हैं, यहाँ पर जो है प्रतिवेदक और पुलेसनी करके जो है अधिकारी थे। ये गुप्तचर ना होते हुए भी जो है सूचना संकलन में लगे रहते थे। तो इससे महत्व पता चलता है गुप्तचरों का या सूचना के संकलन का। बहुत से ऐसे अधिकारी तंत्र में लोग हुआ करते थे जिनका मुख्य काम क्या था? सूचना का संकलन करना। ठीक है, तो प्रतिवेदक और पुलिसनी याद रखिएगा, गुप्तचर ना होते हुए भी सूचनाओं का संकलन में लगे रहते थे। जो गुप्तचर विभाग का जो हेड होता था, जो चीफ होता था, वो कहलाता था महामात्य सर्प। महामात्य सर्प कहलाता था, याद रखिएगा। और पूरे साम्राज्य में अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया कि भाई गुप्तचरों का पूरा जाल बिछा हुआ था, लोगों को पता नहीं होता था। और गुप्तचर जो है अलग अलग वेश में जो है पूरे राज्य में भ्रमण करते रहते थे और सूचनाएं जो हैं सूचनाओं का संकलन किया करते थे। अब आगे देखिए, अर्थशास्त्र में शत्रु, मित्र, मध्यम, उदासीन, ये 4 प्रकार के राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं। कोई शत्रु पड़ोसी राज्य हो सकता है, कोई मित्र पड़ोसी राज्य हो सकता है, कोई मध्यम पड़ोसी राज्य हो सकता है, कोई उदासीन राज्य हो सकता है। तो 4 प्रकार के राज्यों का वर्णन है। तो सब प्रकार के राजाओं, 18 तीर्थ जो थे, जो 18 मेन अधिकारी हुआ करते थे, 18 तीर्थों के जो हेड ऑफ हुआ करते थे, उन पर निगाह रखने के लिए गुप्तचरों की व्यवस्था का प्रावधान, जबरदस्त प्रावधान करता है अर्थशास्त्र में। मतलब ये सब चीज़ें वर्णित है। तो शत्रु, मित्र, मध्यम, उदासीन जो पड़ोसी राज्य थे, और साथ में जो 18 तीर्थ थे, और जो भी प्रशासन में या चीज़ें थी उन पे, या मंत्रियों पर निगाह करने के लिए, मंत्रियों पर निगाह रखने के लिए जो है गुप्तचर हुआ करते थे। मैंने बताया था एक राजा होता था, और राजा के बाद जो है 4-5 जो है मंत्री हुआ करते थे, कैबिनेट मिनिस्टर की तरह से 4-5, उनको मंत्रिण कहा जाता था। तो ये मंत्रिण और ये राजा मिलकर जो है पूरे साम्राज्य को चलाते थे। तो कुल मिला जुला कर जो है इन पर मतलब इनको जो है डे बाय डे, या आप कहेंगे कि रिपोर्ट मिलती रहती थी, और उसके आधार पर जो है वो एक्शन लिया करते थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, अच्छा मैं एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ आपको कि जो चाणक्य था, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाने में सक्सेसफुल इसलिए रहा कि वह, उसकी भी बहुत ज़बरदस्त गुप्तचर व्यवस्था थी। चाणक्य भी जो है गुप्तचर व्यवस्था में बिलीव करता था, ये सब अर्थशास्त्र में ही लिखा हुआ है। तो उसी गुप्तचर व्यवस्था के बेसिस पर ही जो है घनानंद को हराने में जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है सफल रहा, या चाणक्य जो है सफल रहा। आगे देखेंगे, पुरुषों के अतिरिक्त जो है, जैसे हनी ट्रैप अगर आप सुने हो, कि आज के समय बहुत पॉपुलर टर्म है कि महिलाएं भी जासूस हुआ करती हैं। तो स्त्रियां भी उस समय गुप्तचरी जासूसी किया करती थीं। इवन जो प्रॉस्टिट्यूट या सेक्स वर्कर थी, वेश्याएं भी थी, वो भी जो है गुप्तचर, मतलब गुप्तचर का काम किया करती थी, जासूस का काम, या गूढ़ पुरुष, या मतलब गुप्तचर वो भी नियुक्त की जाती थी। तो आप देखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया। अगला जो टर्म आ रहा है, भाई गुप्तचर को 2 में डिवाइड किया गया है। एक तो एक स्थान पर रहकर काम करने वाले गुप्तचर, जिनको बोला गया ये संस्था।
ठीक है, जो एक स्थान पर रहकर जो है काम करते थे वो संस्था कहलाते थे। और बेसिकली जो है राजकर्मियों के भ्रष्टाचार का पता लगाना इनका मुख्य कारण था। अगला जो है, जो भ्रमणशील गुप्तचर हुआ करते थे, पूरे साम्राज्य में भ्रमण करते थे, वो कहलाते थे संचारा। ठीक है, संचार या संचारा कहलाते थे। तो ये भ्रमणशील गुप्तचर याद रखिएगा। तो एक संस्था है, ठीक है, संस्था मतलब एक जगह पर रहकर काम करने वाले गुप्तचर, और दूसरी आपकी जो है संचारा है। तो ये हो गया। आगे हम देखें गुप्तचरों के बाद सैन्य प्रशासन की हम बात करते हैं। तो किस तरह का सैन्य प्रशासन था? तो क्या मौर्यों के पास बड़ी सेना थी? तो उसका उत्तर है बहुत बड़ी सेना थी। उस समय की सबसे बड़ी सेना जो है मौर्यों के पास थी। इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि लगभग 6 लाख उनके पास पैदल सैनिक हुआ करते थे, 30,000 घुड़सवार सैनिक, 9,000 हाथी। हाथी बहुत ज़बरदस्त हुआ करते थे, ठीक है। और आज के समय अगर आप मानेंगे कि सिकंदर की आर्मी जब भारत में आई तो जो पोरुष वगैरह के साथ सिकंदर की लड़ाई होती है, उसमें सिकंदर के सैनिकों का जो उत्साह इसलिए कम हो जाता है कि वो हाथियों को देखते हैं कि हाथियों पर सवार होकर योद्धा लड़ाई कर रहे हैं, और पहली बार वो हाथियों को देखते हैं तो बहुत से डर और सहम जाते हैं। तो हाथी जो है उस समय आप कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करते थे सेना का। इसके अलावा जो है 800 रथ हुआ करते थे। सोचिए इतनी बड़ी सेना, मतलब जो यहाँ पर एक आकलन है, नंदों की भी सेना बहुत विशाल हुआ करती थी, लेकिन नंदों की सेना से 3 गुना जो है बड़ी सेना हुआ करती थी मौर्यों के पास, ठीक है। सैनिकों की अगर हम बात करते हैं तो समाज में सबसे अधिक कृषक होते थे। कृषकों के बाद दूसरे नंबर पर संख्या आती थी सैनिकों की। नगद वेतन सैनिकों को दिया जाता था। कौटिल्य ने सेना के 4 अंगों का वर्णन किया। चतुरंग बल बेसिकली कहा जाता है। अब ये क्या है? पहला अंग क्या है? पैदल। दूसरा क्या है? अश्व। तीसरा क्या है? हाथी। चौथा क्या है? रथ। ये 4 अंग हो गए, पैदल, अश्व, हस्ती, रथ। तो पैदल जो था, पैदल इसका जो है पैदल सेना का जो प्रमुख कहलाता था पत्याध्यक्ष कहलाता था। अश्व सेना का जो प्रमुख कहलाता था अश्वाध्यक्ष कहलाता था। हस्ती सेना का जो क्या है, यहाँ गलती से हस्ताक्षर लिखा गया है, लेकिन वो क्या कहलाता? हस्ती अध्यक्ष कहलाता था। हस्ती अध्यक्ष, इसको इस तरह से हस्ती अध्यक्ष, ठीक है। जो आपका हाथियों की सेना का जो है प्रधान हस्ती अध्यक्ष कहलाता था, और जो रथ सेना का प्रधान होता था वो रथाध्यक्ष कहलाता था। आगे चलते हैं। देखिए कमांडर इन चीफ, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, सेना का सबसे बड़ा अधिकारी। वैसे तो राजा होता है, लेकिन उसके बाद जो दूसरी पोजीशन थी सेनापति की हुआ करती थी। सबसे प्रधान अधिकारी सेनापति, बहुत बड़ा पद होता था सेनापति। और ये जो चारों सेनाओं के अध्यक्ष थे, जैसे पैदल मैंने बताया पत्याध्यक्ष या रथाध्यक्ष, उसके बाद मैंने बताया कि जैसे यहाँ पर रथाध्यक्ष, उसके बाद आपका था अश्वाध्यक्ष, ठीक है, हस्त्याध्यक्ष और पत्याध्यक्ष। ये जो चारों जो चीफ हैं, ठीक है, ये जो चारों जो चीफ हैं ये किसके अंडर में काम करते थे? ये आपका जो है सेनापति के अंडर में काम करते थे। तो सेनापति जो है युद्ध विभाग का प्रधान अधिकारी हुआ करता था, चारों सेनाओं का अध्यक्ष। और सेनापति के बाद जो है नायक करके एक पद हुआ करता था, जो युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करता था, वो नायक था। इसके अलावा सैन्य जो प्रशासन था 6 समितियों द्वारा संचालित होता था। हर समिति में 5-5 सदस्य होते थे। कुल मिला के टोटल जो है 30 सदस्यों की एक तरह से कह सकता है समूह जो है मौर्य सैन्य प्रशासन को संभालने का काम करती थी। मौर्यों के पास जो है नौसेना का भी प्रमाण है, बहुत जो है जहाज़ों निर्माण भी जो है मौर्यों के पीरियड में हुआ करता था। तो नौसेना भी अच्छी खासी मौर्यों के पास थी। आगे हम देखेंगे, अब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ का वित्तीय वर्ष, जैसे हमारे यहाँ अप्रैल से शुरू होता है वित्तीय वर्ष, फिनेंशियल ईयर, वहाँ पर जो है मौर्यों के समय में आषाढ़ महीना या जुलाई के माह से शुरू होता था जो फिनेंशियल ईयर था। और कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य, इन्हीं को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। याद रखिएगा, वार्ता बार बार आएगा टर्म। वार्ता क्या था? वार्ता कृषि, ठीक है, कृषि था, पशुपालन और व्यापार, ये वार्ता था। कहा कि जो है मतलब कि वार्ता पर ही राज्य की अर्थव्यवस्था निर्भर करती थी। वार्ता मतलब 3 का जो है 3 चीज़ें हो गई। क्या हो गया? आपका पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, और आपका जो है वाणिज्य हो गया या व्यापार हो गया। आगे देखिए, कृषि की बात करें
तो समाज में मैंने बताया सबसे अधिक जनसंख्या जो है कृषक वर्ग की थी। ठीक है, मोस्टली लोग खेती का काम करते थे। क्या किसानों के बाद दूसरी जो संख्या थी सैनिकों की हुआ करती थी। तो मोस्टली लोग क्या थे, कृषक थे। और कृषक जो है सेना में नहीं शामिल हुआ करते थे। इवन जब सेना युद्ध में लड़ रही होती तब भी कृषक जो है खेत पर ही काम कर रहा होता था। उसको मैं आगे बताऊंगा कि सबसे जो अच्छी फसल जो है चावल को माना जाता था। और ईख मतलब गन्ना जो है सबसे निकृष्टतम फसल माना गया है। किसमें लिखा गया यार, 7 में लिखा, याद रखिएगा। सबसे अच्छी फसल चावल और सबसे जो है निकृष्टतम जो फसल है ईख को माना गया है। आगे देखिएगा, भूमि तथा भूस्वामित्व। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिएगा कि 2 तरह के भूमियों का वर्णन है। एक तो आपका निजी भूमि थी, दूसरी आपकी राजकीय भूमि थी। तो इसमें हम थोड़ा सा पहले राजकीय भूमि को बात करेंगे। तो किसान जो है राजकीय भूमि पर खेती किया करते थे। और राजा भी मतलब राज्य क्या करता था, किसानों की हेल्प करता था, सहायता करता था। तो आप देखिएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सीता। राज्य की भूमि से जो फसल या जो उत्पादन होता था उस उत्पादन को, उस आय को, उस इनकम को सीता कहा जाता था। ठीक है, और ये जो है राजकीय भूमि का, राजकीय कृषि विभाग का जो अध्यक्ष हुआ करता था, राजकीय कृषि भूमि विभाग का, ठीक है, जो अध्यक्ष हुआ कहता था वो कहलाता था सीता अध्यक्ष कहलाता था, सीता अध्यक्ष। और जो मतलब सीता आप समझ लीजिए, देखिए सीता अध्यक्ष। और जो पदार्थ भी जो है राजकीय भूमि से उत्पन्न होता था वह सीता ही कहलाता था। ठीक है, तो 3 चीज़ें हो गई। एक तो आपका सीता यहाँ पर क्या है, दोनों चीज़ रखिए। सीता यहाँ पर इनकम भी है। कहाँ से इनकम, अगर राजकीय भूमि से जो इनकम है। दूसरी चीज़ जो है, सीता जो है आप कह सकते हैं जो भी प्रोडक्ट उत्पन्न हो रहा है राजकीय भूमि से, जो उत्पादन हो रहा है वो भी आपकी क्या है, सीता है। और सीता का जो है मतलब जो राजकीय भूमि विभाग का अध्यक्ष जो है वो सीता अध्यक्ष है। आगे देखिए, अब यहाँ पर खेती 2 तरह से होती थी। राजकीय भूमि पर खेती 2 तरह से होती थी। पहला जो है कि पहला ये होता था कि किसान को, अगर जो कृषक है, अगर वो अपनी जो है बीज बैल उपकरण जो भी चीज़ें हैं उसका खर्चा स्वयं वहन कर रहा है। अगर किसान जो है, जो बैल है, बीज है, या जो भी खर्चे हैं उस उत्पादन को करने के लिए, खेती के करने के जो भी खर्चे हैं, उस खर्चे को अगर किसान स्वयं वहन कर रहा है तो उसको अपनी उपज का, उसको उत्पादन का 1/2 भाग जो है राज्य को देना पड़ता था। और 1/2 भाग वो स्वयं रखता था, मतलब आधा वो राज्य को देता था और आधा वो खुद रखता था। ठीक है, आधा वो राज्य को देता था, आधा खुद रखता था। अगर किसान उत्पादन के सारे खर्चों का वहन, मतलब खेती के खर्चों का वहन कर रहा है तो। और इस तरह के सिस्टम को बोला गया अर्धवटैया। ठीक है, अर्धवटैया कहा गया। और इस किसान को बोला गया अर्ध आस्तिक किसान। क्या बोला जाएगा, ऐसा किसान जो अब खर्चा स्वयं वहन कर रहा है राजकीय भूमि पर खेती करने का, उसको जो है अर्ध आस्तिक कहा जाएगा। ठीक है, अर्ध आस्तिक कहा जाएगा। और इसको करद कृषक भी कहा जाता था, या मतलब और में कर लीजिए, ये करद कृषक भी कहा जाएगा। ये मैंने वहाँ पर राइट किया है लेकिन थोड़ा सा लेटर स्मॉल है। तो करद कृषक या अर्धास्तिक किसान वो किसान होते थे जो राजकीय भूमि पर उत्पादन करते थे तथा उत्पादन के खर्चों का स्वयं वहन करते थे। तब उनको जो है भू राजस्व का 1/2 भाग जो है राजा को या राज्य को देना पड़ता था और 1/2 भाग वो खुद उनके पास रहता था। तो एक सिस्टम ये हो गया। दूसरा सिस्टम अगर हम बात करें तो दूसरा सिस्टम ऐसे किसान, आप कह सकते हैं गरीब किसान, जो राजकीय भूमि पर खेती करना चाहते थे लेकिन वो जो है खर्चों को वहन नहीं कर सकते थे। राज्य उनको जो है बैल, बीज, कृषि उपकरण मुहैया करवाता था। तो ऐसे किसानों को उपज का जो है लगभग 2/3, मतलब सोचिए 2/3, आधे से अधिक। ठीक है, ये हो जाएगा 66%। ठीक है, जो भी उत्पादन होगा उसका 66% या 3/4। ठीक है, मतलब 74%। तो सोचिए ऐसा किसान जो खर्चों का वहन नहीं कर पाता था और राज्य जो है जिसको चीज़ों को प्रोवाइड करता था, उस किसान को
उस किसान को लगभग 66 से 74% जो इनकम का जो भी उत्पादन था उसको राज्य को देना पड़ता था, और खुद जो है उसको केवल कह सकते हैं 1/3, ठीक है, 1/3, या आप कहेंगे कि आप 30-32% भाग जो है उसको उसी से संतोष करना पड़ता था, क्योंकि वही खर्चे तो वहन नहीं कर रहा है। तो ऐसे किसान को क्या बोला गया, ऐसा जो किसान, पहला तो मैंने बताया था भाई अर्ध आस्तिक थे, जो आधा देते थे, आधा खुद रखते थे, खर्चे स्वयं वहन करते थे। दूसरे तरह के किसान वो किसान जो राज्य जो है खर्चों का वहन करता था, वो जो है केवल कृषक कर्म किया करते थे, मतलब राज्य जो है बीज बैल उपकरण आदि के लिए जो है पैसे देता था और वो खेती करते थे। ऐसे किसानों को बोला गया स्ववीर्यो, थोड़ा सा टिपिकल नेम है, ऐसे किसानों को बोला गया स्ववीर्योजीवी। स्ववीर्योजीवी, स्ववीर्यो मैं यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ, स्ववीर्योजीवी, ठीक है, स्ववीर्योजीवी। तो आप बताइए कि अर्धास्तिक बनने में फ़ायदा ज़्यादा था, करत कृषक बनने में फ़ायदा अधिक था, और स्ववीर्योजीवी बनने में जो है आप कहेंगे आपको 1/3 या 1/4 ही जो है आपके पास मिलता था, बाकी आप 3/4 या 2/3 भाग जो है राज्य को दे देते थे कर के रूप में, राजस्व के रूप में। तो एक तरह से राज्य की भूमि में दो तरह की खेती थी, याद रखिएगा, स्ववीर्योजीवी। और दूसरा आपका जो पॉइंट मैंने बताया अर्धास्तिक, अर्ध तो पता ही चल रहा है, अर्ध आस्तिक, ठीक है, अर्ध आस्तिक मतलब आधा, और अर्ध बटाया सिस्टम था ये। और ये स्ववीर्योजीवी मतलब जो है जो किसान जो है लगभग राज्य के खर्चों पर खेती करता था वो स्ववीर्योजीवी था। जो किसान खुद के खर्चे पर राज्य की भूमि पर खेती करता था, राज्य की भूमि पर खेती करता, वो अर्धास्तिक था। आगे देखिए, ये तो था राज्य की भूमि पर जो खेती होती थी। अब हम बात करेंगे निजी भूमि पर। निजी भूमि पर भी जो है अगर आप देखेंगे, निजी भूमि जो थी उसके जो मालिक को क्षेत्रक या जो है स्वाम्य कहा जाता था। जो निजी भूमि के मालिक हुआ करते थे उनको क्षेत्रक या स्वाम्य कहे जाते थे। और कभी कभी जो है क्षेत्रक खुद खेती नहीं करते थे, वो जो है अपनी भूमि को जो है भाड़े पर दिया करते थे, और उन पर जो लोग किसानी करते थे उनको काश्तकार कहा गया। क्या कहा गया? काश्तकारों को दे दिया जाता था। और ऐसे किसान जो हैं जो खेती भाड़े पर किया करते थे, दूसरे की ज़मीन पर खेती किया, दूसरे की निजी भूमि पर खेती किया करते थे, उनको उपवास या उपवस, ठीक है, उपवास या उपवस कहा गया है, ठीक है, उपवास या उपवस कहा गया है। उपवास या उपवस कहा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, निजी भूमि पर, निजी भूमि के स्वामी थे क्षेत्रक या स्वाम्य कहलाते थे, और कभी कभी ये जो है भाड़े पर दूसरे को खेती करने के लिए दे दिया करते थे। ऐसे जो भाड़ेदार थे उपवास या उपवस कहलाते थे, ठीक है। अब निजी भूमि से प्राप्त आय जो है भाग, ठीक है, निजी भूमि से प्राप्त भाग, आगे देखते हैं, निजी भूमि से प्राप्त निजी भूमि से प्राप्त आय जो है भाग कहलाती थी। भाग, एक मिनट, हाँ, जो निजी भूमि से आप कह सकते हैं आय जो होती थी वो भाग कहलाती थी, ठीक है। याद रखिएगा कि राजकीय भूमि से जो आय होती थी वो सीता कहलाती थी, और जो निजी भूमि से आय होती थी वह भाग कहलाती थी। आप देखेंगे करों को जब आएंगे, जब करों को देखें कितने तरह के टैक्सेस हुआ करते थे, तो दो बेसिक टैक्स हुआ करते थे। एक आपका जो है बलि हुआ करता था और दूसरा भाग हुआ करता था। तो बलि एक तरह से धार्मिक कर था, तो भाग आपका एक तरह से भू राजस्व था, ठीक है। जो भाग था वो क्या था? भू राजस्व था। तो आप कह सकते हैं जो निजी भूमि से जो आय होती थी वो भाग कहलाती थी। ये कलाती हो गया है, कहलाती यहाँ पर होना चाहिए। आगे हम देखें, अब यहाँ पर देखिए सीधे आ गया भू राजस्व, ठीक है। भाई भू राजस्व मतलब भूमि पर जो राजस्व लगता था, जो टैक्स लगता था, वो भू राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत था। अब ये आप मैं बताऊं कि जिस तरह मौर्य काल में अगर आप देखेंगे तो बहुत से टैक्स लगते थे। यहाँ पर तो हम पूरे सारे टैक्सेस की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे कि लगभग पूरे जो राज्य के लोग थे उनकी इनकम का लगभग आधा भाग जो है टैक्स के रूप में चला जाता था।
ये मानना पड़ेगा, क्योंकि लगभग आधा भाग जो है टैक्स के रूप में चला जाता था। क्योंकि जैसे मान लीजिए कृषि भू राजस्व लग रहा है तो साथ में सिंचाई व्यवस्था है, तो सिंचाई व्यवस्था का भी टैक्स देना पड़ता था। तो कुल मिला के भू राजस्व और सिंचाई व्यवस्था दोनों का टैक्स अगर मिला दिया जाए तो कुल मिला के आपका जो है आधा हो जाता था। साथ में जो है धार्मिक कर भी हुआ करते थे, तो उनको हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि लगभग देखिए जो भू राजस्व था वो 1/6 भाग था। 1/6 भाग था भू राजस्व, केवल भू राजस्व। आगे देखेंगे अशोक का जो है रुमनदेही स्तंभ लेख है, जो एक तरह से आर्थिक अभिलेख है, जिससे अशोक के साम्राज्य के आर्थिक व्यवस्था की जानकारी देने वाला आपका अभिलेख कौन सा है? एक मिनट। अशोक के साम्राज्य के आर्थिक व्यवस्था का जानकारी देने वाला कौन सा अभिलेख है? तो रुमनदेही स्तंभ लेख है। इसमें 2 करों की चर्चा है। इसमें 2 कर हैं, एक तो बलि है, ठीक है, एक बलि है और दूसरा क्या है? भाग है। तो मैंने बताया था बलि जो है एक तरह से धार्मिक करता और भाग जो भू राजस्व था, ठीक है। तो भू राजस्व लगभग याद रखिएगा 1/6 था। आगे देखिए मौर्य काल में जो बंजर भूमि थी उसको जो है कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए राज्य द्वारा प्रोत्साहित किया जाता था। और ये प्रोत्साहित मतलब क्या? वहाँ पर लोगों को बसाया जाता था और इसको बोला जाता था जनपद निवेश या शून्य निवेश, ठीक है। जो बंजर भूमि थी उसको जो है, तो जनपद निवेश या शून्य निवेश का अर्थ यही था कि जो जीती गई जमीन है अगर वो बंजर है या जो भी राज्य का बंजर भाग है वहाँ पर नई बस्तियों को स्थापित करना। अक्सर जो है जैसे कलिंग का युद्ध हुआ तो उसमें लगभग 1.5 लाख बंदियों को जो है जनपद निवेश के या शून्य निवेश के काम में लिया गया, ठीक है। आगे हम देखें, अब यहाँ पर याद रखिएगा जो कृषक कर्म करते थे तो शूद्र वर्ग के लोग जो है कृषक कर्म करते थे, लेकिन अब आप जो अर्थशास्त्र में शूद्र बताया गया है वो जो है आपका कह सकते हैं वैदिक पीरियड का शूद्र है, उससे अलग है, उसको हम देखेंगे। अब कृषि ही पढ़ रहे हैं तो अगर हम देखें कि जो है कि कौन कौन से जो है बीजों के, बहुत से बीजों के निर्माण की विधियाँ बताई गई हैं, किन किन फसलों की जो है उल्लेख है या कौन कौन सी फसलों का खेती होता है। तो धान था जिसको साली कहा जाता था, ब्रीह चावल था, कोद्रव, तिल, प्रियंग कंगनी का चावल कुछ है, दारक है, दाल है, चरक है, मृदंग है, मांस है, उड़द, मांस को उड़द है, कलाय चना है, गोधूम है, ईख है, ठीक है। तो ये आपके जो हैं फसलें हुआ करती थी। इन फसलों का क्या है? उल्लेख है। लेकिन उसमें भी अगर बोला जाए सबसे मुख्य रूप से फसलें तो आपका गेहूं और चावल था, धान और चावल, साली और ब्री आप कह सकते हैं। आगे अब कौटिल्य ने जो है 10 प्रकार की भूमियों का उल्लेख किया, 10 प्रकार की भूमि को बताया, मतलब भूमि का वर्गीकरण किया है तो 10 प्रकार की भूमि बताई है। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि भाई कृष्ट मतलब आपका हो गया जुती हुई भूमि, अकृष्ट मतलब क्या हो गया? बिना जुती हुई भूमि। उसके बाद जो स्थल मतलब कोई अगर भूमि ऊंचाई पर है तो उसको स्थल कहा गया। देवमात्रिक मतलब जहाँ पर केवल बारिश के द्वारा ही खेती हो सकती है। और देवमात्रिक को सबसे अच्छा माना गया है कि जहाँ पर बिना बारिश के भी जो है अच्छी खेती हो सके उसको अदेव मात्रिक आप कहेंगे। विविध मतलब चारागाह जहाँ पशुओं के चराने की जगहें थी वो विविध कहलाता था। तो 10 तरह के इस तरह के जो है आपके भूमियों का उल्लेख है। तो सिंपल सा है, देवमात्रिक, अदेवमात्रिक, कृष्ट, अकृष्ट, स्थल और विविध, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मतलब 10 के 10 नहीं है, इनमें से मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट वहाँ पर नेम राइट किया है। सिंचाई व्यवस्था की अगर आप बात करेंगे तो सिंचाई व्यवस्था भी थी, ठीक है, बहुत एडवांस अगर आप देखेंगे सिंचाई व्यवस्था थी, उसके प्रमाण भी हैं। तो एक अधिकारी था एग्रोनोमोई, मेगास्थनीज ने बताया कि एग्रोनोमोई करके अधिकारी हुआ करता था जो सिंचाई के लिए जो है कृषकों द्वारा लिए गए नहीं मतलब कृषक कितना पानी ले रहे हैं इस पर भी नज़र कौन रखता था? एग्रोनोमोई रखता था, ठीक है। सिंचाई को सेतु कहा गया, याद रखिएगा, सिंचाई को क्या बोला गया है? सेतु कहा गया है। तो सिंचाई के लिए 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हुआ करती थी। एक तो सहोदय सेतु का हो गया कि जैसे नदी द्वारा या बारिश द्वारा जो सिंचाई होती थी, प्राकृतिक स्रोतों से जो सिंचाई होती थी, ठीक है, जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, तो प्राकृतिक स्रोतों द्वारा सिंचाई से जो है उसको सहोदय सेतु कहा गया है। और उसके बाद अगला जो है आहार योदक सेतु, जब कृत्रिम जल जो है दूसरे स्थान से मतलब लाकर अन्य स्थल पर ले जाकर सिंचाई होती थी, तो मतलब कह सकते हैं नहरों का निर्माण हो गया, उसको बोला गया है आहारयोदक सेतु। तो सहोदय सेतु और आहारयोदक
आहर्योदक सेतु, ये 2 प्रकार के जो है सिंचाई के सिस्टम थे। इसके बाद आप देखेंगे उदक भाग, ठीक है। अब ये उदक भाग क्या है? ये एक तरह से सिंचाई का कर है। अगर किसान सिंचाई कर रहे हैं, राज्य व्यवस्था कर रहा है, तो उसका कर भी तो देना पड़ेगा, और ये जो कर कहलाता था उदक भाग। तो मैंने बताया किसान को उदक भाग भी देना होगा प्लस भू राजस्व भी देना होगा। तो आप देखिए, मैंने बताया था ऑलरेडी कि लगभग भू राजस्व और उदक भाग या सिंचाई कर को मिलाकर किसान लगभग 1/2 जो है कर के रूप में दे देता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील का निर्माण जो है मौर्यों के बृहद सिंचाई परियोजना का प्रमाण सुदर्शन झील है। सौराष्ट्र में जो है सुदर्शन झील के निर्माण का जो है आगे देखेंगे। झील से अनेक नहरें और नालियां निकाली गई। इसके अलावा भी कोई एक मतलब थोड़ा सा एक आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग मिला है। एक जो है उत्खनन से प्राप्त जो है बेस नगर मतलब विदिशा में जो है D.R. भंडारकर ने एक मौर्यकालीन सिंचाई प्रणाली एक बृहद अवशेष खोजा है, ठीक है। मतलब जैसे एक खंडहर नुमा कोई आपका ईंटों की संरचना मिली है, जिसको जो है एक नहर की मतलब नहर की तरह से समझ सकता है। ये खोजा किसने? D.R. भंडारकर। मतलब तो एक आर्कियोलॉजिकल जो है उसके आप कह सकते हैं पुरातात्विक जो है साक्ष्य भी हैं सिंचाई के, और साहित्यिक स्रोतों में जो है आपका सुदर्शन झील के निर्माण की बात की गई है। तो बाकी तो अर्थशास्त्र में बहुत सी चीज़ें दी गई हैं। आगे देखेंगे पशुधन भी था, ठीक है। पशुधन के विकास के विभाग का जो प्रमुख था वो नवाध्यक्ष कहलाता था, ठीक है। नवाध्यक्ष जो पशुधन के विकास मतलब एनिमल के डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट जो हो गया वो नवाध्यक्ष कहलाता था। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे कर सूची। कर सूची कितने तरह के टैक्स लिए जाते थे? तो बहुत तरह के टैक्स थे। हम देखेंगे पहला जो टैक्स था मतलब टैक्सों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो दुर्ग, दुर्ग मतलब नगर से प्राप्त आय, राष्ट्र मतलब देहात से या जनपद से प्राप्त आय। याद रखिएगा, दुर्ग मतलब नगर से प्राप्त आय। नगर हुआ करते हैं जैसे पाटलिपुत्र था, तक्षशिला था, उज्जैनी था, ठीक है। तो नगर से प्राप्त आय आपके दुर्ग थे, काशी थी। और देहात से या जनपद से प्राप्त आय को जो है वो आपको जो है राष्ट्र कहा गया। तो ये हो गया। अब राष्ट्र में जो है 4 तरह के कर थे, 4 इंपॉर्टेंट कर थे, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी तो बहुत से कर थे, उन सबको हम यहाँ पर नहीं उसका जो है उल्लेख करेंगे। लेकिन ये जो 4 कर थे कि सीता आप पढ़ चुके हैं कि राजकीय या वन्य भूमि से प्राप्त आय सीता था, बलि था। रुमनदेही स्तंभ लेख में भी बलि का जो है चर्चा हुआ है, बलि और भाग दोनों का। तो बलि जो है धार्मिक भेंट के स्वरूप लिया जाने वाला कर था। भाग मतलब वो भू राजस्व था, जो निजी भूमि से जो है राजस्व मिलता था वो भाग था, ठीक है। इसके अलावा कर, कर नाम का भी एक कर था, ठीक है। तो ये जो है सामाजिक देय मतलब सामाजिक कर एक तरह से था जो समय समय पर जनता द्वारा वसूल किया जाता था। तो याद रखिएगा सीता बलि भाग कर, सीता बलि भाग कर, सॉरी सीता बलि भाग कर, हाँ ये 4 कर हो गए। और इन करों को जो है 2 कह सकते हैं सूची में कैटेगराइज किया गया है। तो दुर्ग हो गया नगर से प्राप्त आय, और राष्ट्र, राष्ट्र को फिर आगे 4 करों में डिवाइड किया गया। तो वो सीता बलि भाग और कर हो गए। आगे हम देखें इन करों के अलावा भी बहुत सारे कर थे, जैसे बिष्टि कर था, पथि कर था, सेना भक्तम था। सेना भक्तम एक तरह का कर था, जैसे जहाँ पर सेना रुकती थी, उस सेना जहाँ पर रुकती थी वहाँ पर आसपास के गांव वालों को सेना के जो है भोजन का प्रबंध करना पड़ता था, वो सेना भक्त था। रज्जु सर्प था, रज्जु सर्प मतलब भूमि के मापन संबंधी जो है कर था, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे कर थे, बहुत से कर थे। आगे हम देखेंगे अभिज्ञान मुद्रा। अभिज्ञान मुद्रा क्या था? एक तरह से आप कह सकते हैं स्टैम्प किया जाता था। स्टैम्प मतलब राजकीय चिन्ह को अंकित करना, ठीक है। राजकीय चिन्ह जो था वो क्या कहलाता था? अभिज्ञान मुद्रा कहलाता था। जब भी आप कोई चीज़ विक्रय करते थे या आप कर देते थे तो कर लेने के बाद जो है उस पर जो है अभिज्ञान मुद्रा का अंकन या राजकीय चिन्ह का अंकन होता था। मतलब ये आपने ये कर जो है आपने ये कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे शिल्प तथा उद्योग धंधों को, ठीक है। तो बहुत तरह से जो है शिल्प और उद्योग धंधे थे। शिल्प उद्योगों पर राजकीय नियंत्रण स्थापित था। अब ये शिल्प उद्योग कौन से थे? खान, खान मतलब क्या हो गया? खान मतलब माइनिंग हो गया, नमक है, जंगल है, शराब, मुद्रा निर्माण, वस्त्र उद्योग, शस्त्र, जहाज रानी राजकीय नियंत्रण में। तो एक तरह से लाइसेंसिंग सिस्टम था। कुछ उद्योग जो है राजकीय नियंत्रण में थे और कुछ आप जो है जैसे आप 90 के दशक के पहले की बात करते थे कि जब आपका कह सकते हैं लिबरलाइजेशन उदारीकरण नहीं आया था, तब जो है लाइसेंसिंग सिस्टम हुआ करता था। बहुत से उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण था। तो यहाँ पर भी यही बात थी
तो ये जो खान हो गया, नमक, जंगल, शराब, मुद्रा निर्माण, वस्त्र उद्योग, अस्त्र शस्त्र, जहाज रानी, ये सारे जो उद्योग थे राज के नियंत्रण में थे। आगे हम देखें वस्त्र उद्योग की थोड़ा सा चर्चा कर ले, बहुत छोटा छोटा चर्चा करेंगे, बहुत बड़ा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। वस्त्र उद्योग क्या था, ठीक है। वस्त्र उद्योग में अगर आप देखेंगे सूत उत्पादन जो है, मतलब वस्त्रों का उद्योग जो है राजकीय उद्योग माना गया है, ठीक है। जो सूत उत्पादन की सूत्राध्यक्ष एक अधिकारी हुआ करता था, ठीक है, सूत्राध्यक्ष करके अधिकारी हुआ करता था, और ये पूरी व्यवस्था का अधिकारी था। वह श्रमिकों की नियुक्ति भी करता था, सरकारी कारखाने बने हुए थे, ठीक है। जब राजकीय नियंत्रण था तो सरकारी फैक्ट्रियाँ भी थीं। इसके अलावा क्या हो गया, खान, खान को आकर भी कहा गया, खान मतलब माइनिंग, ठीक है। तो जो खान की अगर हम बात करते हैं तो समस्त, आज भी अगर हम माइनिंग की बात करते हैं तो राज्यों का ही या सरकार का ही एक अधिकार है। तो खानों तथा खनिजों पदार्थों, मतलब नमक भी उसमें शामिल है, खानों तथा खनिजों पर और वन संपदा पर राज्य के एकाधिक, मतलब राज्य पर का एकाधिकार, उसकी मोनोपोली थी। और अशोक के अभिलेख में जो है सर्वाधिक संख्या में कर्नाटक, आंध्र ऐसे क्षेत्र मिले हैं जो खनिज संपदा से विशेष रूप से सोना, हीरा, लोहा के लिए प्रसिद्ध है। मतलब बहुत से अभिलेखों का मिलना भी जो है इन क्षेत्रों से ये प्रमाण है कि वहाँ पर हलचल ज़्यादा थी, वहाँ पर नियंत्रण अधिक था। इस वजह से जो है अशोक के अभिलेख जो है कर्नाटक, आंध्रा और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर खानों की संख्या अधिक है या सोना, हीरा या लोहा मिलता है, वहाँ से मिले हैं। तो एक तरह से महत्व का पता चलता है खानों का, और राजकीय नियंत्रण का भी पता चलता है। इसके अलावा जो एक अधिकारी हुआ करता था जो कहलाता था आकरा अध्यक्ष। आकरा अध्यक्ष मतलब आप समझिए, आकर कहा गया है खान को, तो खनन विभाग का जो अध्यक्ष हो गया वो आकरा अध्यक्ष हो गया, ठीक है। वो खनिज क्षमता निकालने, उसे उपयोग कर्मशाला, कर्मशाला मतलब फैक्ट्री में भेजने तथा निर्मित सामग्री को राज्य के उद्योग से विक्रय वितरण करने से संबंधित का अधिकारी जो था, मतलब आकरा अध्यक्ष था। आगे हम देखें, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हाथी दांत उद्योग भी विकसित अवस्था था, और इसका सबसे प्रमुख केंद्र जो है काशी था, ठीक है, काशी है, काशी बनारस। लौह उद्योग भी विकसित अवस्था में था, ठीक है। कर्टियस करके यूनानी लेखक है, उसने तलवारों का उल्लेख किया है जो श्वेत लोहों से बनी हुई थी, श्वेत लौह से बनी थी। चर्म उद्योग भी उन्नत अवस्था में था, ठीक है। श्वेत चमड़े के जूते पहने जाने का उल्लेख किया एरियन ने, एक यूनानी लेखक है, और जो काफ़ी सुंदर होते थे उसने कहा। बढ़ईगिरी भी एक उद्योग था। शराब का व्यवसाय देखिए बहुत ही उन्नत अवस्था में था। दो चीज़ अगर आप देखेंगे बहुत ही, एक तो वेश्यावृत्ति अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वेश्यावृत्ति बहुत आप कहेंगे सिस्टमैटिक वे में, और दूसरा जो है शराब का व्यवसाय। तो शराब का जैसे कहा जाता है कि भाई दो सबसे पुराने धंधे कौन से हो गए, सोचिए मौर्य पीरियड में भी हो रहे हैं, और मौर्य पीरियड शराब का तो चर्चा जो आपका वैदिक साहित्य में भी जो आया है, ठीक है। तो शराब का व्यवसाय भी उन्नत अवस्था में था, पूरी राजकीय नियंत्रण में था। ऐसा नहीं था कि जो है शराब को बनाओ और जमकर पियो, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे आज का लाइसेंसिंग सिस्टम है शराब उद्योग पर, या लाइसेंस की दुकानें लेनी होती है, सरकार को टैक्स पे करना होता है, ठीक है, उस तरह से तब भी था। और लोगों को लाइसेंस को बोला जाता था आबापासी, ठीक है, जो लाइसेंस लेना पड़ता था शराब की दुकानों के लिए उसको कहा जाता था आबापासी। आज के डेट में वो लाइसेंस है। और चार मतलब कई तरह की शराबों का उल्लेख है, जैसे आज अगर आप देखेंगे तो अलग अलग क्वालिटी की हैं। तो इसमें आप देखिए मेदक, मेदक करके एक शराब हुआ करती थी, प्रसन्न, आसव, अरिष्ट या सहकार, मौर्य तथा मधु, ये 6 प्रकार का उल्लेख है। कौटिल्य ने शराबों का भी उल्लेख किया है, 6 प्रकार की शराबें, मेदक, प्रसन्न, आसव, अरिष्ट, ये आपका है इन लाइन में, मेदक, आसव, अरिष्ट, सहकार, मौर्य तथा मधु, ये 6 प्रकार के जो शराब उल्लेख होंगे। आबापासी जो लाइसेंस हो गया। इसके अलावा जो है मोती, हीरा, सोना, चांदी, ठीक है, ये तरह के आभूषण बनाने वाले भी कारीगर हुआ करते थे। वन संपदा का भी मैंने बताया राजकीय नियंत्रण में थी। तो 2 तरह के वन हुआ करते थे, एक तो हस्ती वन जहाँ हाथी प्राप्त होता था, और एक द्रव्य वन जहाँ से लकड़ी, लोहा, तांबा इस तरह की चीज़ें मिलती थी, ठीक है। पाषाण उद्योग का कहना है कि आपके अशोक के स्तंभ वगैरह आप देखकर बता ही सकते हैं कि भाई पाषाण उद्योग उन्नत अवस्था में था, ठीक है। आगे चलते हैं। उद्योग धंधों को जो है श्रेणी कहा जाता था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आ गया पॉइंट, श्रेणी। उद्योग धंधों की संस्था, मतलब जैसे मान लीजिए कोई उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, या लकड़ी के काम कराने वाले उद्योग है, तो उसका जो है उनका संस्था क्या कहलाएगा, श्रेणी। और 18 प्रकार की श्रेणियाँ, मतलब 18 प्रकार के आप कह सकते हैं उद्योग धंधे हुआ करते थे, ठीक है। तो 18 प्रकार की श्रेणियाँ थी। श्रेणी न्यायालय का जो है प्रधान महाश्रेष्ठी कहलाता था। मान लीजिए कोई विवाद हो गया तो जो भी श्रेणी न्यायालय था, व्यापार उद्योग से संबंधित जो न्यायालय था, उसका जो
जस्टिस था वो महाश्रेष्ठी कहलाता था। इवन जो है जो श्रेणियों के 18 श्रेणी थे, तो हर श्रेणी का एक मुखिया था, वो मुखिया क्या कहलाएगा? श्रेष्ठी कहलाएगा। तो श्रेणी का मुखिया श्रेष्ठी, और श्रेणी न्यायालय का जो है न्यायाधीश, ठीक है, वो महाश्रेष्ठी कहलाएगा। हस्तशिल्प, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी का मुखिया जेठक कहलाता था। जेठक याद रखिएगा, हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्प से संबंधित श्रेणी का मुखिया जेठक कहलाता था। तो ये हो गया श्रेणी, 18 प्रकार की श्रेणियाँ उनका उल्लेख है। तो हर श्रेणी का जो है मुखिया श्रेष्ठी, और श्रेणी न्यायालय का जो है प्रधान महाश्रेष्ठी, और जेठक क्या था? हैंडीक्राफ्ट जो कह सकते हैं या हस्तशिल्प से संबंधित जो श्रेणी थी उसका मुखिया जेठक कहलाता था। शिल्पियों का बहुत ही सम्मान होता था, कारीगरों का बहुत ही सम्मान होता था। शिल्प की हत्या, आंख को क्षति पहुंचाने पर मृत्युदंड दिया जाता था। जो लोग शिल्पियों का सामान चुराते थे उनको 100 पड़ मुद्रा थी उस समय की, 100 पड़ जो है जुर्माना देना पड़ता था। ठीक है, तो बहुत से अलग अलग तरह के जो है शिल्पियों का उल्लेख है। जैसे गंधपड़ मतलब सुगंधित वस्तुओं को बेचने वाला, माल्यपड़ माला बनाने वाला, कर्मकार हो गया, सौंडिक हो गया, राजमणिकारू हो गया, देवताकारू देवताओं की मूर्तियां बनाने वाला। तो इस तरह से अलग अलग तरह के जो हैं शिल्पी हुआ करते थे। और तंतुवाय मतलब जुलाहा, ठीक है, कई प्रकार के व्यवसाय जिसमें तंतुवाय मतलब जो कपड़े का काम करने वाला जो शिल्पी था, कारीगर, वो तंतुवाय कहलाता था। तो तंतुवाय का भी उल्लेख है। वैद्य मतलब यहाँ पर आपका क्या हो गया? चिकित्सा से संबंधित, ठीक है। तो डॉक्टर भी हुआ करते थे, तो ये वैद्य थे। 2 तरह के वैद्य हुआ करते थे, एक तो भिषक और दूसरा क्या है? जंगली विद। भिषक साधारण वैद्य हुआ करता था, जंगली विद क्या है? विष चिकित्सा। अब विष क्या होता था? लोगों को मारने का सबसे आसान तरीका क्या हुआ करता था? जहर देना, विष दे देना। तो जंगली विद जो है विष चिकित्सक कहलाता था। आप कह सकते हैं जैसे आज हार्ट के सर्जन को जो है मान्यता मिली हुई है, या आप कह सकते हैं उसका ज़बरदस्त जो है उसकी प्रतिष्ठा हुआ उस समय हुआ, मतलब उस समय उसकी ज़बरदस्त प्रतिष्ठा रहती होगी। और भिषक जो था साधारण वैद्य था। इसके अलावा गर्भ व्याधि संस्था, गर्भ की बीमारियों को ठीक करने वाले थे। तो 4 प्रकार के चिकित्सक थे, ठीक, सॉरी, भिषक, जंगली वेद, गर्भ व्याधि संस्था, गर्भ की बीमारियों को ठीक करने वाले, और सूतिका चिकित्सक, प्रसव कराने वाले। तो दोस्तों अगर आपको ये जो मैंने यहाँ पर राइट किया है, जो पीपीटी है, अगर चाहेंगे आप तो मैं इसको आपको अवेलेबल करा सकता हूँ, बट आपको वहाँ पर कमेंट में राइट करना होगा। अगर आपको लगता है कि ये आपकी स्टडी के लिए ठीक ठाक है तो मैं इसको आपको अवेलेबल भी करा सकता हूँ, बट यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। और वीडियो को लाइक तो करना ही होगा। अगर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना ही होगा। जैसे मैंने यहाँ पर मौर्य साम्राज्य को पूरा कवर किया, आप पूरी वीडियोस देख सकते हैं डिटेल में, सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं यूपीएससी के एस्पेक्ट से जो है वहाँ पर कवर हो जाती है, ठीक है। तो आप चाहें तो वीडियो को, मैंने बताया कि अगर आप प्रोत्साहित करेंगे, वीडियो को लाइक तो करना ही पड़ेगा। कमेंट मैं बताता हूँ राइट करेंगे तो इंगेजमेंट आती है। इंगेजमेंट इन द सेंस मतलब वीडियो रिकमेंड होती है। और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा हम देखें, चिकित्सा व्यवस्था देख रहे हैं। आगे जो है कर लिया जाता था, एक कर था, एक टैक्स था जिसका नाम था स्वास्थ्य वाचन। स्वास्थ्य वाचन जो है महामारियों के नियंत्रण के लिए राज्य द्वारा जो व्यय होता था उसे स्वास्थ्य वाचन कहलाता था, ठीक है। जो महामारियों के नियंत्रण के लिए व्यय किया जाता था वो स्वास्थ्य वाचन कहलाता था। आगे हम देखें और जो इम्पोर्टेंट टर्म है, जैसे आपका क्या हो गया? भृत्य। भृत्य मतलब वेतन। तो भाई अगर हम बात करते हैं उस समय वेतन की बात करते हैं तो लगभग अगर आप देखें जो सबसे हाईएस्ट जो सैलरी दी जाती थी वो शायद 48,000 पड़ की थी। 48,000 पड़ दिए जाते थे। किसको दिए जाते थे? 48,000 पड़ जो है मंत्रियों को, राजकुमारों को, गवर्नरों को, ठीक है, रानियाँ हुआ करती थी उनको ये जो है वेतन दिया जाता था। इसके अलावा जो है देव पूजा, याद रखिएगा देव पूजा क्या है? देव पूजा जो है राज्य द्वारा शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय, ठीक है। पूजा वेतन, शिक्षकों को दिया जाने वाला जो है वेतन था वो पूजा वेतन था। व्यापार और वाणिज्य की बात करें भाई, व्यापार थोड़ा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर लें कि भारत किन चीज़ों का एक्सपोर्ट करता था उस समय का मौर्य साम्राज्य, क्या इन चीज़ों का एक्सपोर्ट करता था? तो हाथी दांत,
मोती, कछुए, सीपियाँ, रंग, नील, बहुमूल्य लकड़ियाँ तथा वस्त्र जो हैं इन चीज़ों का एक्सपोर्ट करता था। तो क्या मंगाता था, क्या आयात करता था? तो सोना, चांदी, आभूषण, कीमती वस्त्र, मीठी शराब, इन चीज़ों को आयात करता था। और कुछ क्षेत्र जो है फेमस थे किन्हीं किन्हीं चीज़ों के लिए, जैसे ताम्रपड़ी, मोती के लिए जो है ताम्रपड़ी जो है फेमस है। ताम्रपड़ी मतलब श्रीलंका, नेपाल का चमड़ा, चीन निर्मित रेशमी वस्त्र, ईरान के करदम नदी में उत्पन्न मोती, इन सब चीज़ों का आयात किया जाता था। श्रीलंका से मोती, नेपाल से चमड़ा, चीन से रेशमी वस्त्र, ईरान से जो है मोती। ठीक है, तो ये आयात और निर्यात हुआ करता था। आगे हम देखें सुगंधित लकड़ी, ठीक है, कामरूप, कामरूप आज का आसाम हो गया, लंका तथा हिमाचल प्रदेश से आती थी। ठीक है, व्यापारिक जहाज़ों का निर्माण मौर्य काल में प्रमुख उद्योग हुआ करता था। मैंने बताया कि भाई नौसेना भी हुआ करती थी, तो व्यापारिक जहाज भी हुआ करते थे। इसके अलावा मौर्यकालीन सामाजिक संगठन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई अगर हम देखें वर्णाश्रम व्यवस्था, ठीक है, यहाँ पर भी है। इवन ब्राह्मणों को जो है अघन्य जैसे मतलब वध के योग्य नहीं माना गया, यहाँ पर भी जो ब्राह्मणों का वर्चस्व है। राजा को सलाह दी गई है कि जो वर्ण व्यवस्था उसके नियमों को लागू करें। इसके अलावा देखिएगा जो अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अगली चीज़ है वो इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम सूत्रों को मित्र से पृथक माना गया, उन्हें शूद्र है, यहाँ पर क्या है, शूद्र है। ठीक है, शूद्र को आर्य शूद्र कहा गया, याद रखिएगा, आर्य शूद्र। यहाँ पर मतलब जो इसका मतलब सीधा सा ये है, शूद्र भी क्या है, आर्य हैं। तो अगर शूद्र भी आर्य हैं, ठीक है, अगर शूद्र भी आर्य हैं तो उनकी स्थिति ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो कौटिल्य ने जो है शूद्रों को आर्य कहा, आर्य शूद्र कहा गया है। और ये भी कहा जो वार्ता है, वार्ता मतलब क्या, जिसमें आपका पशुपालन, कृषि और व्यापार हो गया, ये शूद्रों का जो है, ये शूद्रों का जो है वर्ण धर्म है। ठीक है, मतलब सामान्य वृत्ति किसकी है, शूद्रों की है। एक मिनट, मतलब ये जो वार्ता का काम है, कृषि, पशुपालन और वाणिज्य का काम कौन करेंगे, आर्य शूद्र ही करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है, शूद्रों का एक तरह से एक परिवर्तन है। जिस तरह से शूद्रों को वहाँ पर अगर हम वैदिक पीरियड में देखते हैं तो उनसे जो है थोड़ा सा ऊंचा स्थान यहाँ पर, यहाँ जो शूद्र है उनको दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि समाज में जो है ऐसे कोई लोग ही नहीं है जिनकी स्थिति सबसे निम्नतम है, ऐसे लोग हैं। इन लोगों को आप कहेंगे कि मिश्रित जातियां हैं। कौन सी जातियां हैं, मिश्रित जातियां हैं, जिसमें चांडाल हो गए, स्वपाक हो गए, तो उनको अस्पृश्य माना गया है। जबकि शूद्रों को क्या बोला गया है, आर्य शूद्र बोला गया है। शूद्र आर्य शूद्र है। वार्ता का जो है मतलब वार्ता जो तीनों आपके व्यवसाय थे, कृषि, पशुपालन और आपका जो है व्यापार, वो आर्य शूद्रों का जो है कर्म माना गया है। और शूद्र कृषक का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, शूद्र कृषक का भी उल्लेख मिलता है। इवन शूद्रों को सेना में भर्ती होने, संपत्ति रखने का भी अधिकार था। तो याद रखिएगा, आर्य शूद्र एक तरह से अधिकार संपन्न जो है वर्ग था। ऐसा नहीं था कि जो है जिस तरह से वैदिक पीरियड में उनको अस्पृश्य माना गया था, ऐसा यहाँ पर नहीं है। अस्पृश्य किसको माना गया है, वो भी चीज़ें हैं। अस्पृश्य माना गया है 16 मिश्रित जातियां हैं। अब इन 16 को नहीं, ठीक है, 16 को नहीं, लेकिन इसमें से चांडाल और स्वपाक करके 2 मिश्रित जातियां, उनको अस्पृश्य माना गया है, मतलब जिनको छूना नहीं है। अब इन 16 मिश्रित जातियों को अंत्यवासी, मतलब अंत में रहने वाले, मतलब कहा जाए कि सबसे लास्ट में जो रहने वाले थे, ये 16 मिश्रित जातियां अंत्यवासी थे, मतलब अंत में रहने वाले, गांव के, राज्य के अंत में रहने वाले अंत्यवासी, ये 16 मिश्रित जातियां थे। मिश्रित मतलब क्या, मतलब बहुत से जातियों के आपस में संयोग से जो उत्पन्न हुए वाक्य मिश्रित जातियां। तो चंडाल और स्वपाक जो है मिश्रित जातियां जो है अस्पृश्य थे। इसके अलावा वन में रहने वाली सभी जनजातियों को म्लेच्छ कहा गया। देखिए अब यहाँ पर आ गया डिस्क्रिमिनेशन, भाई जो जंगल में रहने वाली जनजातियां उनको म्लेच्छ कहा गया। जंगल में रहने वाले कौन से, भाई आदिवासी हो गए, उनको म्लेच्छ बोला गया। वन में रहने वाले असभ्य जातियों को आटविक कहा गया। आटविक मतलब क्या हो गया, आटविक ऐसे लोग थे जो मतलब जो लड़ते थे,
जो लड़ाइयाँ करते थे, मारपीट करते थे, ठीक है, साहसी और सुसंगठित भी होते थे, पैसे के लिए किसी की भी हत्या कर सकते थे, तो आटविक कहा गया। जो जंगलों में रहने वाले असभ्य जनजातियां हैं, ठीक है। स्वपाक जो था कुत्ते पालने वाली जात हुआ करती थी। आगे देखेंगे बाहरिक, बाहरिक करके एक जाति थी जो ये भी उस तरह की आटविक की तरह से हुआ करती थी, आपराधिक रुझान वाली आक्रामक जनजातियां थी। ब्राह्मणों का वर्चस्व यहाँ पर भी है, ठीक है, तो अपराध कोई यातना नहीं जाती थी ब्राह्मणों को, यहाँ पर शास्त्र में लिखा गया भाई ब्राह्मणों को अपराध करने पर कोई यातना नहीं दी जाती थी, ठीक है। ब्राह्मणों को राज्य से प्राप्त कर मुक्त भूमि जो है ब्रह्मदेय, राज्यों को ब्राह्मणों को जो है भूमि दी जाती थी राज्य द्वारा, उस भूमि को जो है ब्रह्मदेय कहा जाता था, जो कि कर मुक्त हुआ करती थी। वर्चस्व है अभी ब्राह्मणों का। दास प्रथा प्रचलित थी, याद रखिएगा, पर जो है भारतीय समाज दास समाज नहीं था, ठीक है। अब दास प्रथा की अगर हम बात करते हैं तो जैसे अब दासों, अब जैसे शूद्र भी अगर हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी रख सकते थे, खरीद सकते थे, तो उस तरह के भाई पश्चिम की तरह से दास नहीं थे जो बहुत ज़्यादा शोषण किया जा सकता था, ठीक है। तो जो दास प्रथा थी तो उसमें भी लोगों को क्या थे, अधिकार थे। कोई अस्थाई दास, अगर मतलब मोस्टली अस्थाई दास जो है परमानेंट जो है दास नहीं होता था, जैसे कोई कर्ज को उतारना है तो कुछ समय के लिए दास का काम कर सकता था। परमानेंट अगर आप देखेंगे, ठीक है, परमानेंट जो है अस्थाई दास जो किसको माना गया, अस्थाई दास किसको बनाया जा सकता था, तो वही जो मैंने मिश्रित जातियां बताई, म्लेच्छ हो गया, ठीक है, या जो युद्धबंदी हो गया, उनको ही अस्थाई दास जो है, ठीक है, अस्थाई दास जो है वही लोग बन सकते थे। बाकी जो शूद्र वर्ग के जो आर्य शूद्र कहलाए वो परमानेंट नहीं, इवन ब्राह्मण का भी दास बनने का जो है वर्णन है कि अगर वो कर्ज है, कर्ज वो लिया है, कर्ज नहीं उतार सकता है, तो कुछ समय जो है दास की तरह से जो है वो मालिक की सेवा कर सकता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए कहा दास प्रथा तो थी, बट समाज जो है दास समाज नहीं था। अब हम जो है देखेंगे सप्तवर्गीय जो है समाज था, उसका वर्गीकरण देखेंगे। ये सप्तवर्गीय समाज जो है किसने बताया, ये बताया जो है मेगास्थनीज ने। ये कौन से जो है 7 जो है वर्ग थे, तो पहला वर्ग था दार्शनिक, ठीक है। तो दार्शनिकों की अगर हम बात करते हैं तो 2 तरह के दार्शनिक हुआ करते थे। अब एक तो आपका ब्राह्मण हो गया, एक आपका क्या हो गया ब्राह्मण, और दूसरा आपका क्या हो गया श्रमण, ठीक है, बता रहा हूँ। ब्राह्मण का तो पता ही, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये शिक्षा का देने का काम करते थे, इनको दी जाने वाली भूमि जो है ब्रह्मदेय कहलाती थी। दूसरा जो है श्रमण, श्रमण मतलब जो है आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद के जानकार लोग जो हैं श्रवण कहलाते थे। तो ये जो है वनों में रहते थे। तो ब्राह्मण और श्रमण 2 तरह के जो है दार्शनिक हो गए। इसके अलावा कृषक मैंने बताया था, सबसे अधिक जो है समाज में कृषक ही हुआ करते थे। पशुपालन तथा शिकारी हो गए, कारीगर, शिल्प और व्यापारी हो गए। उसके बाद अगर आप देखेंगे योद्धा या सैनिक, नंबर 1 पर संख्या कृषकों की थी, नंबर 2 पर सैनिकों की संख्या हुआ। गुप्तचर हो गए, उसके बाद 7वां सभासद, पार्षद या मंत्री हो गए। सबसे कम संख्या किसकी थी, इन्हीं लोगों की थी। सभासद, पार्षद या मंत्रियों की संख्या सबसे कम थी, सबसे छोटी थी। सबसे अधिक कौन से हुए करते थे जिनकी संख्या, तो कृषक थे। कृषकों के बाद दूसरे जो कौन थे, वो आपके सैनिक या योद्धा हुआ करते थे। तो ये हो गया महिला दशा। तो महिला दशा की अगर हम बात करते हैं तो उसमें विवाह स्थिति की देख लें, कितने तरह के विवाह हैं, तो 8 तरह के विवाहों का वर्णन है। तो आपका बहु विवाह का प्रचलन भी था, ठीक है, एक मतलब कई पत्नियां रख सकता था एक पुरुष जो है, प्रायः जो है चलन में था। लड़कों की जो है वयस्कता की एज जो है 16 वर्ष थी उस समय, और कन्याओं की 12 हुआ करती थी। तलाक का भी वर्णन था, और तलाक को जो है मोक्ष कहा जाता था, ठीक है, तलाक को जो है मोक्ष का नाम दिया गया। और स्त्री पुरुष दोनों को तलाक लेने का अधिकार था। और जब तलाक था तो पुनर्विवाह भी था, पुनर्विवाह भी हुआ करता था। और नियोग मतलब पुनर्विवाह या नियोग की भी अनुमति हुआ करती थी। दो मतलब एडवांस सोसाइटी थी आप कह सकते हैं। अंतरजातीय विवाह का भी प्रचलन हुआ करता था। महिलाओं की स्थिति उन्नत थी, शिक्षक के रूप में, अंगरक्षक, गुप्तचर और बहुत से विविध सेवाओं में नियुक्त हुआ करती थी महिलाएं। मैंने बताया कि भाई जासूस भी हुआ करती थी और भी चीज़ें थीं। बट क्या पर्दा प्रथा नहीं थी क्योंकि जो है कैसे थी, कैसे पता चला, क्योंकि अर्थशास्त्र में जो है स्त्रियों के लिए असूर्य पंस्या, मतलब जो सूर्य को ना देख पाएँ,
अनिष्कासनी मतलब जो बाहर ना निकलें, जैसे शब्द जो है महिलाओं के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो है समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। इसके अलावा ऐसी स्त्रियां जो है अपना जीवन धार्मिक क्रियाओं में, धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में बिता दी थी, उनको ब्रह्मवादिनी कहा गया है, ब्रह्मवादिनी। ठीक है, आगे हम देखें, जो पुनर्विवाह करने वाली स्त्रियां थी उनको पुनर्भू कहलाती थीं। गणिकाओं का जो है समाज में बहुत ज़्यादा उल्लेख मिलता है, गणिका मतलब वेश्यावृत्ति का काम करने वाली महिलाएं। इसके अलावा जो गणिकाएं हुआ करती थी उनकी मुक्ति तभी संभव होती थी जब वो राज्य द्वारा उन पर किए गए खर्च का 24 गुना लौटाएं। सोचिए कितना मतलब अगर कोई गणिका, उसको मुक्ति तभी मिलेगी जब वो जितना खर्च राज्य द्वारा किया गया है उसका 24 गुना जो है उसका लौटाए। कुछ महिलाएं स्वतंत्र रूप से जो है वेश्यावृत्ति का काम कहलाती थी, ये महिलाएं कहलाती थी रूपा जीवा। इसके अलावा वेश्याओं के भी संगठन हुआ करते थे, या जो सेक्स वर्कर थे उनके भी संगठन हुआ करते थे। उनके जो है संगठनों को बोला जाता था, संगठनों का जो अध्यक्ष होता था वो आपका बंधिक पोषक कहलाता था। ठीक है, वो बंधिक पोषक कहलाता था, जो वेश्याओं के संगठन का अध्यक्ष हुआ करता था। वेश्याओं से राज्य को आमदनी होती थी, उन पर कर भी लगता था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कई महिलाएं सैनिक भी चंद वृत्तियां भी अपनाती थी, तलवारें चलाना, घोड़ों पर सवारी करना, ये सब चीज़ें जो है मेगास्थनीज ने स्त्रियों को करते हुए देखा है और उसका वर्णन भी किया है अपनी पुस्तक में। ठीक है, तो ये हो गया मनोरंजन के क्या क्या साधन थे। अब चीज़ें बहुत ही रह गई, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन फिलहाल मैं चाह रहा हूँ कि इसमें ये पूरा कवर हो जाए। तो मनोरंजन के साधन में अगर हम देखें तो रथ दौड़, घुड़दौड़, सांड युद्ध, मल्ल युद्ध, ये मल्ल युद्ध है मतलब कुश्ती। ठीक है, मल्ल युद्ध का वर्णन है। इसके अलावा विहार यात्रा मतलब शिकार पर राजा जाते थे। समाज मतलब सुरापान, मांस भक्षण, मल्ल युद्धि जो है, प्रवहण प्रवहण ये सामाजिक समारोह था। ठीक है, इन सब चीज़ों से जो है जनता अपना सामूहिक मनोरंजन करती थी। इसके अलावा नर्तक मतलब तमाशा दिखाने वाले, वो नर्तक, वादक, चारक, दूध क्रीड़ा मतलब आपका जो है जुआ भी हुआ करता था, इससे भी लोग जो है मनोरंजन का कार्य करते थे। शिक्षा व्यवस्था भाई, आचार्य, पुरोहित जो है श्रोत्रिय आदि शिक्षा का कार्य करते थे। ठीक है, शिक्षा का जो कार्य करते थे प्रायः ब्राह्मण हुआ करते थे, उनके कर मुक्त भूमि मिलती थी, ब्रह्मादि कहा जाता है, ये मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। इसके बाद सबसे बड़ा शिक्षा का जो केंद्र था तक्षशिला था। तक्षशिला विश्वविद्यालय, उसका जो प्रधान आचार्य कहलाता था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है गुरु चाणक्य भी क्या था, आचार्य था, तक्षशिला विश्वविद्यालय का जो है प्रधान था। और जो आचार्य होता था तक्षशिला विश्वविद्यालय का, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ करता था, क्योंकि तक्षशिला में देश विदेश बहुत से लोग पढ़ने आते थे, प्रायः चीन से लोग, और मतलब बहुत से मतलब आप कह सकते हैं कि लोग आते थे। उज्जैन तथा काशी भी मौर्य कालीन शिक्षा के क्या थे, केंद्र थे। इसके अलावा आप देखेंगे कथा सरिता सागर के अनुसार पाटिलपुत्र को जो है पुरुषों का नगर, ज्ञान, संस्कृति व ललित कलाओं का भंडार तथा विश्व के नगरों की रानी, मतलब कहा जाए कि कथा सरिता सागर एक जैन ग्रंथ है, उसमें जो वर्णन उसके अनुसार जो उस समय का सबसे एडवांस सिटी जो है कौन था, पाटलिपुत्र था, जो आज के डेट में पटना है। ठीक है, विश्व के नगरों की रानी जो है उसको संज्ञा दी गई है। तो ये आपका वीडियो आपका कंप्लीट हुआ। और दोस्तों फिर से एक बार रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, अगर नहीं करेंगे तो फिर सब्सक्राइब चैनल। ठीक है, लाइक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कमेंट के बिना जो है इंगेजमेंट नहीं होती है वीडियोस की। ऐसा कोई ये सेंसेशनल कंटेंट नहीं है कि इस पर जो है बहुत ज़्यादा इंप्रेशन जो है यूट्यूब सेंड करता है, नॉर्मल है, एजुकेशनल कंटेंट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।